लाइव स्टूडियो बाय सुरेश पी नायर चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफी दिलचस्प और जरूरी है। हाँ, और ये सवालों के माध्यम से आत्मनिरीक्षण पर आधारित एक खास प्रस्तुति है जिसे मुंबई स्थित सुरेश नैयर द्वारा तैयार किया गया है। बिल्कुल। इस पूरी श्रृंखला का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो श्रोताओं को एक वैचारिक बदलाव की ओर ले जाना है। यानी क्या सोचना है से आगे बढ़कर कैसे सोचना है की ओर कदम बढ़ाना। सही कहा आपने। और इसी कड़ी में आज का हमारा मुख्य प्रश्न बहुत ही गहरा है। प्रश्न ये है कि जब अत्यधिक पेशेवर दुख यानी प्रोफेशनल ग्रीफ हमारी दृष्टि को पूरी तरह से धुंधला कर देता है, तो वो कैसे एक संपूर्ण कार्य पक्षाघात, जिसे हम ऑपरेशनल पैरालिसिस भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, उस कार्य पक्षाघात का जोखिम कैसे पैदा करता है, ये आज का हमारा मुख्य विषय है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान के सामने आता है। तो इस पर हमारे जो प्राचीन स्रोत हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है? मैं सोच रही थी कि थोड़ा उस पर चर्चा कर लें। देखिए, अगर हम अपने प्राचीन ज्ञान और दर्शन की ओर देखें तो वहां एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत मिलता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है ना, तो जब वो परिणाम नहीं मिलता या नुकसान होता है तो उसके भीतर एक गहरा मोह और शोक पैदा होता है। अरे हाँ, और वो शोक इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान की जो निर्णय लेने की क्षमता है, यानी उसकी बुद्धि, वही काम करना बंद कर देती है। एकदम सही पकड़ा आपने। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां वो कोई भी नया कदम नहीं उठा पाता। वो बस एक जगह रुक जाता है। इसी को संपूर्ण कार्यपक्षाघात कहा गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम एक कहानी का सहारा लें, जिससे इस बात को आम जिंदगी से जोड़ा जा सके। ये बहुत अच्छा विचार है। कहानी से चीजें जल्दी समझ आती हैं। तो श्रोताओं को हम ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण लेकिन काफी प्रगतिशील कस्बे में, जिसका नाम है विदिशा। विदिशा, हाँ, वहाँ की मिट्टी और कृषि उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। तो वहाँ एक परिवार है जो पीढ़ियों से खेती और एग्रो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में मुख्य रूप से दो किरदार हैं। एक अधेड़ उम्र के पिता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मिट्टी को दिया है, और दूसरा किरदार, दूसरी उनकी युवा बेटी हैं जो हाल ही में एक मॉडर्न एग्रीकल्चरल इंजीनियर बनकर आई हैं। और हम इनकी इस कहानी को 4 आयामों के नजरिए से देखेंगे: स्वास्थ्य, संबंध, धन और ज्ञान। चलिए इस कहानी के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम संघर्ष का चरण कह सकते हैं। पिता के व्यवसाय में अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। हाँ, उन्होंने इस बार अपनी सबसे बड़ी नकदी फसल यानी कैश क्रॉप पर बहुत भारी निवेश किया था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेमौसम बारिश और उसके तुरंत बाद कीटों का एक भयानक हमला होता है, और देखते ही देखते उनकी पूरी फसल और वो भारी निवेश मिट्टी में मिल जाता है। धन का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब यहाँ पर जो पिता की मनोस्थिति है ना, वहाँ हमें वो प्रोफेशनल ग्रीफ या अत्यधिक पेशेवर दुख साफ दिखाई देता है। यहाँ हमारे स्रोतों से लिया गया पतन की सीढ़ी या सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। पिता का अपनी पुरानी सफलताओं और इस आने वाले मुनाफे से एक अत्यधिक लगाव था। आसक्ति थी उन्हें उस परिणाम से। हाँ, आसक्ति। और इस नुकसान ने उन्हें एक ऐसे मोह और गहरे शोक में धकेल दिया जहां उन्हें लगने लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है। उनकी दृष्टि पूरी तरह से धुंधली हो चुकी है। और इस धुंधली दृष्टि का नतीजा क्या होता है? संपूर्ण कार्य पक्षाघात। पिताजी गहरे अवसाद में चले जाते हैं। यहाँ उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, जो कि हमारा पहला आयाम है। उन्होंने खेत पर जाना ही बंद कर दिया, नए बीज खरीदने से मना कर दिया, और जो मजदूर बरसों से उनके यहाँ काम कर रहे थे उन्हें भी वापस भेज दिया। और इस मानसिक तनाव का असर उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा। बेटी जब भी उनसे बात करने की कोशिश करती, वो गुस्से में आ जाते। संबंधों के आयाम में भी एक कड़वाहट आ गई। देखिए, उनका दुख इतना बड़ा हो गया है कि वो अपना मूल कर्तव्य ही भूल गए हैं। जब व्यक्ति के दिमाग पर सिर्फ ये हावी हो जाए कि क्या सोचना है, जैसे कि मेरा नुकसान हो गया, समाज क्या कहेगा, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो आगे का कोई रास्ता नहीं देख पाता। सही कहा। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका मन उन चीजों पर अटका है जो अस्थायी हैं, इम्पर्मानेंट हैं। फसल, मुनाफा, मौसम, ये सब तो बदलते रहते हैं ना। बिल्कुल। पर अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग पर, जहां क्या सोचना है से कैसे सोचना है की ओर एक बदलाव आता है। और इसमें बेटी का किरदार बहुत अहम है। हाँ, बेटी भावनाओं के इस तूफान में बहने के बजाय अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करती है।
वो समझती है कि पिता का दुख सच्चा है, पर हाथ रखकर बैठ जाना कोई समाधान नहीं है। वहां वो प्राचीन ज्ञान का एक बहुत ही सुंदर और सरल सिद्धांत अपने पिता के सामने रखती है, जिसे तितिक्षा या सहनशीलता कहा गया है। तितिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें। इसका मतलब है कि जीवन में जो सुख, दुख, लाभ, हानि है, वो मौसम की तरह आते जाते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है, वो बिना किसी शिकायत के इस अस्थायी स्थिति को शांति से सहन करता है। हाँ, और बेटी इस बात को थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहती है। वो उनसे पूछती है कि पिताजी, अगर बारिश ने हमारी फसल बर्बाद कर दी है तो क्या हम सब खाना पीना छोड़ दें? एकदम सटीक सवाल पूछा उसने। और उसने ये भी समझाया कि अगर रसोई में एक दिन खाना जल जाए तो क्या हम हमेशा के लिए रसोई बंद कर देते हैं? इस उदाहरण से वो उन्हें परिणाम की चिंता के बिना कर्म करने का पाठ पढ़ा रही थी। एक्शन विदाउट अटैचमेंट। उनका नियंत्रण सिर्फ इस बात पर है कि वो अगली फसल के लिए क्या नई तकनीक अपना सकते हैं। जो नष्ट हो गया उस पर उनका कोई बस नहीं है। और इस समझाने के पीछे बेटी की एक एकाग्र बुद्धि थी, जिसे सिंगल पॉइंटेड कन्विक्शन कहते हैं। ये कैसे सोचना है का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसने अपने पिता की उस बिखरी हुई दुख भरी सोच को समेटकर एक दिशा में ला खड़ा किया। उन्हें याद दिलाया कि उनकी असली पहचान, उनकी असली संपत्ति कोई अस्थायी फसल नहीं है, बल्कि उनका अपना ज्ञान, उनका बरसों का अनुभव है, जो कि स्थायी है। सही बात है। फसल तो आती जाती रहेगी, लेकिन मिट्टी की जो समझ उनके पास है, उसे बारिश नहीं धो सकती। और जैसे ही पिता को ये बात समझ आती है, कहानी के तीसरे भाग की शुरुआत होती है, चुनौती पर विजय। पिता को एहसास हो जाता है कि बीती बातों पर शोक मनाना मूर्खता है, और इसी एक विचार से उनका वो संपूर्ण कार्यपक्षाघात टूट जाता है। उनकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। वो अगले ही दिन खेत में वापस उतरते हैं। बाप बेटी मिलकर एक नई मौसम अनुकूल फसल बोने की तैयारी करते हैं। नए एग्रो बाजारों की खोज की जाती है। और उस एक बदलाव ने उनके जीवन के सभी आयामों को वापस संतुलित कर दिया। उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा क्योंकि तनाव कम हो गया था। पिता पुत्री के संबंध मजबूत हुए और ज्ञान का तो एक नया संचार ही हो गया था दोनों के बीच। और धीरे धीरे उनकी धन की स्थिति भी पटरी पर आने लगी। बुद्धि के सही प्रयोग ने उन्हें उस दलदल से बाहर निकाल लिया। वैसे ये कहानी सच में दिखाती है कि जब हम कैसे सोचना है पर ध्यान देते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यही हमारी इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी था। तो श्रोताओ, इस चर्चा को समेटने से पहले आइए इस प्रस्तुति की 3 प्रमुख बातों पर ध्यान दे दें। पहली बात, अत्यधिक दुख और किसी विशेष परिणाम से चिपके रहने का मोह हमारी तर्क शक्ति और बुद्धि को नष्ट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति कार्यपक्षाघात यानी कामना कर पाने की स्थिति का शिकार हो जाता है। दूसरी मुख्य बात, विपरीत परिस्थितियों में क्या खो गया यानी व्हाट टू थिंक, इस पर रोने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करके अब आगे क्या और कैसे करना है यानी हाउ टू थिंक, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और तीसरी बात जो हमने इस कहानी से सीखी, जो चीजें अस्थायी हैं जैसे वित्तीय नुकसान या मुनाफा, उनके लिए अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली आनंद तो निरंतर अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की आस के पूरे करने में ही है। एकदम सही बात। अपना समय देने के लिए सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। अगर आप इस विषय पर और बात करना चाहते हैं तो आप सरेश नैयर से +91 704 5646 221 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको ये बातचीत मूल्यवान लगी तो हम प्रशंसा करेंगे यदि आप इस ऑडियो प्रस्तुति को अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को आगे फॉरवर्ड करें। इस प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनने की भी प्रतीक्षा रहेगी। एक बात और, यहाँ हमने सिर्फ एक दृष्टिकोण साझा किया है। श्रोताओं के लिए होमवर्क यह है कि वो इसी प्रश्न पर कई अलग अलग दृष्टिकोणों से विचार करें ताकि और स्पष्टता उत्पन्न हो सके। और हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि इस चैनल को सुनने का हमारा मुख्य उद्देश्य वही एक बदलाव लाना है। हम क्या सोचते हैं से कैसे सोचना है कि और बढ़ना। हर प्रस्तुति और कहानी में किसी एक ऐसे तत्व को पहचानने की कोशिश करें जो हमें गहराई से सोचने में मदद करें। इसलिए इस प्रस्तुति को ध्यान से सुने या बार बार सुने। लाइव स्टूडियो बाय सुरेश बी नैयर चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। जल्द ही एक और अर्थपूर्ण सवाल के साथ फिर मिलेंगे जो हमें स्पष्टता और विस्तारित बुद्धि की ओर ले जाएगा। पर आज के लिए विदा लेने से पहले श्रोताओं के लिए एक नया और रोचक सवाल छोड़ते जाते हैं। सवाल यह है कि जब हमारे निर्णय पूरी तरह से हमारे अतीत के सफलताओं
या विफलताओं से प्रेरित होते हैं, तो क्या हम वास्तव में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं या सिर्फ अतीत की परछाई में जी रहे हैं? इस सवाल पर तब तक विचार करें जब तक हम लाइव स्टूडियो बाय सुरेश बी नायर चैनल पर अपनी अगली चर्चा में नहीं मिलते। एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।